जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। जी फ्रेंड्स, आपको थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें टॉप 10 जो आपको क्यूसी में नहीं करनी चाहिए। और यही वजह होती है कि बहुत से लोग जो क्यूसी ज्वाइन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद अपने डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उसके पीछे कॉजेज ये होते हैं कि वो इन चीज़ों को छोड़ते नहीं है, इससे अवॉइड नहीं करते। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अपने पूरी एंड तक देखनी है। बेस कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है। अवॉइड दीज थिंग्स इन क्यूसी डिपार्टमेंट। आपको थंबनेल से आइडिया हो गया। सबसे नंबर वन चीज़ है, कॉमन चीज़ है, आप किसी भी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे अगर आप आते हैं तो आपको रिपीट एनालिसिस से बचना है। यानी अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं क्यूसी के अंदर, तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना है कि आपकी एनालिसिस रिपीटिशन पे न जाए। इसका हाईली वेरी वर्स इम्पैक्ट पड़ता है मैनेजमेंट की नज़र में, आपके एंड से। फिर आप साइड लाइन हो जाते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि आप रिपीट एनालिसिस पे जाते क्यों हैं। दो चार आपको कॉजेज बता दूं। नंबर वन क्या है, जब आप वेइंग ठीक तरीके से नहीं करते हैं एनालिसिस की, जब आप एक्यूरेटली सैंपल प्रिपरेशंस नहीं करते हैं, जब आप मिस हैंडलिंग करते विद ग्लासवेयर्स, कंटामिनेटेड ग्लासवेयर यूज कर लेते हैं, मिस हैंडलिंग करते विद मोबाइल फेस या कुछ सॉल्वेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में आपका एनालिसिस जो है वो रिपीटिशन पे जाता है। अगर आप पपेट आउट ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी आपका एनालिसिस रिपीटिशन पे जाता है और आपको फिर वो काम नहीं दिया जाता। इससे आपने बचना है, अवॉइड दिस। नंबर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क विदाउट एसओपी। कि आपने क्यूसी के अंदर कभी भी विदाउट एसओपी काम नहीं करना। बहुत से लोग कर रहे होते हैं, ये एक वर्स और रॉन्ग प्रैक्टिस है। जीएमपी, जीएलपी, कंप्लायंस, सीजीएमपी आपको ये कहती है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या फार्मा के अंदर की पूरी की बात कर दूं तो कोई भी एक्टिविटी आप विदाउट एसओपी नहीं करते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। तो आपने जब भी क्यूसी में काम करना है तो पहले आपके पास डॉक्यूमेंट हो। अगर आपकी कंपनी प्रेमिसेस में ऐसी चीज़ें नहीं है तो आपका राइट है, आप उसको प्रिपेयर करें या डिमांड करें टॉप मैनेजमेंट से कि ये काम एज पर दिस होना चाहिए। तो विदाउट एसओपी आपने कोई भी काम क्यूसी के अंदर नहीं करना है, इससे आपने बचना है। नंबर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क विदाउट सेफ्टी। बहुत से लोग सेफ्टी के बगैर काम कर रहे होते हैं, गलत प्रैक्टिस है। आपने कभी भी क्यूसी के अंदर विदाउट सेफ्टी काम नहीं करना है। क्यों? ये आपकी हेल्थ के लिए भी टॉक्सिक है, दूसरा कंपनी के लिए इटसेल्फ डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा रिस्की काम कर रहे हैं, जैसे कोई बर्नर्स यूज कर रहे हैं, ऑटोक्लेव यूज कर रहे हैं और कोई फ्लैम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप सेफ्टी फीचर्स को नहीं देख रहे हैं, आपके पास ग्लव्स नहीं है, सेफ्टी गॉगल्स नहीं है, विनाइल की चीजें, ग्लव्स नहीं, केमिकल को हैंड नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए टॉक्सिक तो है, आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस तो है। आपके पास फिल्टर या कॉटेज मास्क नहीं है, वो आपके लिए तो डेंजरस है, आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन इन केस अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई करीबी मेथनॉल पड़ा और आप वहाँ पे बर्नर चला के काम कर रहे हैं, सेफ्टी को मेजर्स को सामने नहीं रख रहे हैं, तो कोई ब्लास्ट हो सकता है। फैक्ट्री में बहुत बड़ी फायर की सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे केस से आपने बचना है कि विदाउट सेफ्टी क्यूसी के अंदर काम नहीं करना। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर लिखा होता है सेफ्टी फर्स्ट। तो अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपको नहीं दी जा रही तो आप उसका, आपका राइट है, आप उसको रिफ्यूज करें। आप कहें कि मुझे पहली सेफ्टी प्रोवाइड करें, फिर मैं इस रिस्की टास्क को अपने हैंडल लूंगा। ठीक है, तो आपने विदाउट सेफ्टी काम नहीं करना है, क्यूसी में बचना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अवॉइड रफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं कि ओवर राइटिंग। क्यूसी की जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग बड़ा रफली लिख रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं कि उनको खुद से समझ आ रहा है, किसी और को समझ नहीं आ रहा वो क्या काम कर रहे हैं। तो क्यूसी में आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आपने अवॉइड करना है ओवर राइटिंग से। और अगर ओवर राइटिंग हो भी गई है तो फिर उसको आपने कट करके कैसे सिग्नेचर करना है, जीडीपी क्या कहती है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस क्या कहती है, उसको आपने स्टडी लाजमी करना है, उसको सीखना है। उसके बगैर काम डॉक्यूमेंटेशन का आपने नहीं करना होता, आपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिस लेनी है। रफ काम नहीं करना है, लेजिबल आपका डेटा होना चाहिए। क्योंकि आपका जो डेटा है, वर्किंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये ऑडिट में प्रेजेंट की जाती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। रफ डॉक्यूमेंटेशन से आपने अवॉइड करना है। क्लियर है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फेलियर इन टाइम मैनेजमेंट। आपने इस चीज से बचना है कि क्यूसी के अंदर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो, फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट फेलियर है तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है। क्यों? उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्यूसी के अंदर मिनट का हिसाब है। सही है? अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं या कोई एसओपी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई आपके पास टास्क है, तो एक टाइमली आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। और स्पेशली अगर टेस्टिंग की बात करूं तो वो तो डेली आपको शाम तक उसकी रिपोर्ट देनी होती है। तो इसलिए क्यूसी के वर्क के अंदर
आपके पास ये एक्सपर्टीज़ हो कि मुझे कोई टास्क दिया एचपीएलसी का या कोई स्पेक्ट्रो का या कोई रॉ मटेरियल की टेस्टिंग है या कोई फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग है, तो उसकी टाइम कैलकुलेशन जो लैब्स होते हैं वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिससे आपका टाइम मैनेज होगा। आपको अंदाजा हो कि मुझे किस टाइम पे सैंपल बनाना है, किस टाइम पे एचपीएलसी चलाना है, किस टाइम पे कौन से एलओडी के टेस्ट या सल्फेटेड एस के टेस्ट लगाने हैं। ये मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्यूसी में अपने जो वर्किंग की टाइम मैनेजमेंट है उसमें स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। इससे आपने बचना है, ये आपका फेलियर नहीं होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। क्लियर। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और नंबर 6 बता रहा हूं, मिस हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इससे भी आपने बचना है। कुछ एनालिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट को बड़ा रफली हैंडल कर रहे होते हैं, यानी इन सेंस ऑफ क्लीनिंग, इन सेंस ऑफ ऑपरेशन, इन सेंस ऑफ वॉशिंग। एचपीएलसी की प्रॉपर वॉशिंग नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये मिस हैंडलिंग में आता है। एचपीएलसी के जो कॉलम्स है उनको रफली डॉक्यूमेंटेशन छोड़ देंगे, लॉग बुक में एंट्री नहीं की एचपीएलसी की, स्पेक्ट्रो के, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, मिस हैंडलिंग है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपने मिस हैंडलिंग नहीं करना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और इनको जरा सा यहाँ से वहां करने से भी आपके इनके टैक्टिक्स आउट हो जाते हैं। तो आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली हैंडल करना है, मिस हैंडलिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं करनी। इससे आपका एक तो कैरियर पे आपका इम्पैक्ट जो है मैनेजमेंट की नज़र पे बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। इससे भी आपने बचना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 7 आपको बता रहा हूँ कि आपको क्यूसी में जितने सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। आपने अगर आपको वहाँ सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो आपको जितने सिस्टम है उस पर आपको एज सुन एज पॉसिबल कमांड ओवरऑल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी के मोहताज हो उस चीज़ के कि मुझे इस चीज़ को नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर हैंडलिंग नहीं आती, या मुझे ये रिलीज करना नहीं आ रहा, या मुझे ये इसकी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस थ्रू सॉफ्टवेयर निकालना नहीं आ रहा, या मुझे सॉफ्टवेयर के थ्रू रिलीज स्टेज बनाने नहीं आ रहे, या मुझे डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या मुझे सैम्पलिंग कैसे करनी मुझे पूछना पड़ रहा है कि कैसे जाके करते हैं, या मुझे कोई एचपीएलसी चलाना है उसका सॉफ्टवेयर मुझे समझ नहीं आ रहा, शिमार्जो का समझ नहीं आ रहा, वाटर्स का समझ आ रहा है, या मुझे फ्लेम वाटरमीटर का सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ये आपको कमांड होनी चाहिए। और दूसरा, जो सिस्टम मेनली जो कवर कर रहे होते हैं, यानी जो प्रोसीजर्स होते हैं, जिस कंपनी के अंदर हर एक सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं सिस्टम की बेस पे कंपनी चल रही होती है, उन्हीं सिस्टम की बेस पे डिपार्टमेंट चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर सैंपल कैसे आता है, कैसे रिलीज करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है कि हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल लाया जाता है, यहाँ पे एंट्री की जाती है, इस जगह पर रखा जाता है और इस पे उसको टेस्टिंग में प्लान किया जाता है, ये सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास एसओपी रिलीज करने का प्रोसीजर क्या है, एक सिस्टम है कि हम एसओपी को कोई भी रिलीज करते हैं तो कैसे करते हैं, न्यू कॉलम को कैसे इशू करते हैं, एक सिस्टम है। तो इन चीज़ों को आपने सुने समझना है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि अगर आपको नहीं पता हुआ कि नया रजिस्टर कैसे इशू करते हैं, अगर रजिस्टर आपका खत्म हो गया और नए कॉलम को आप कैसे इशू करते हैं, तो आप गलत तरीके से इशू करके काम शुरू कर देंगे और इन दी एंड पर आपको डांट होगी और आपका रिकॉर्ड खराब होगा मैनेजमेंट की नज़र में, ठीक है। ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं अगर आपको उस जगह में एडजस्ट करना है, सर्वाइव करना है। क्लियर। अब मैं 3 एक बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट और बताता हूँ, वो आपके अपने के लिहाज से और ओवरऑल डिपार्टमेंट से कंसर्न कर रहे होते हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव बिहेवियर आपके अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड कभी भी आपके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप कंपनी के बारे में, बॉस के बारे में, टॉप मैनेजमेंट के बारे में, फला शख्स के बारे में, फला चीज़ के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। अगर आपने उस डिपार्टमेंट में सर्वाइव करना है, अपने कोलीग के साथ कभी भी आपने लड़ना झगड़ना भी नहीं है। ये चीज़ आपके नेगेटिविटी में जाती है। पॉजिटिव बिहेवियर रखना है। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ गलत होती है, आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल उस चीज़ को आप सिस्टम में लेके आएंगे, ऑपरेशन में लेके आएंगे, आप कंप्लेन रेज करेंगे, लेकिन खुद से उस चीज़ को लेके खड़े नहीं हो जाना। आपको ये पता हो कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही तो किस थ्रू सिस्टम में इस चीज़ को कंप्लेन एनरोल करा सकता हूँ। तो ये चीज़ें सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आती है आपके बिहेवियर के अंदर। तो आपने इसमें नेगेटिव बिहेवियर नहीं रखना, हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर लेके चलना है। जिन लोगों का पॉजिटिव बिहेवियर होता है वही आगे जा रहे होते हैं कंपनी के अंदर। उसकी वजह क्या है कि उनका कंपनी के साथ नेगेटिविटी नहीं होती। इसी के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट रिफ्यूज एनी वर्क। आपने इंडस्ट्री में, क्यूसी में, डिपार्टमेंट में किसी में काम कर रहे हैं, अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई टास्क दिया जाता है, कभी उस टास्क से रिफ्यूज़ नहीं करें। आप कहें कि मेरा काम तो टेस्टिंग था, या मेरा काम तो मैनेजमेंट था, या मेरा काम तो डेली प्लानिंग करना था, तो मुझे एडिशनल प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, मैं इसको नहीं करूँगा। तो ये चीज़ आपके अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी काम से आपसे मना नहीं करना है। आपको कोई मॉपिंग लगाने के लिए कहे तो वो अलग बात है, वो आपने नहीं करनी, वो आपके कैडर की नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाए, कोई भी टारगेट दिया जाए, कोई भी न्यू टास्क दिया जाए, तो आपने उससे कभी रिफ्यूज़ नहीं करना, उसको आपने विलिंगली लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत पॉजिटिव बिहेवियर स्पेशली बॉस और टॉप मैनेजमेंट की नज़र में जा रहा होता है। तो इस चीज़ से आपने हमेशा बचना है कि आपने कभी भी किसी काम को रिफ्यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं,
कि आपको लॉयल रहना है हमेशा बॉस के साथ। आपको बॉस और कंपनी के साथ कभी भी लॉयल्टी को ख़राब नहीं करना है, इससे भी आपने बचना है। ऐसा ना हो कि आपकी लॉयल्टी बॉस के साथ और कंपनी के साथ ख़राब जा रही हो, तो ये आपको कभी भी आगे प्रमोट नहीं करेगी ये चीज़ उस प्रीमिसेस के अंदर, ठीक है। ये नंबर 10 आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ कि आप अपने बॉस के साथ लॉयल और कंपनी के साथ लॉयल रहना है। कभी भी बॉस के साथ नेगेटिविटी किसी और के सामने नहीं करनी, बॉस के साथ एंटी नहीं जाना, ठीक है, और कंपनी की एंटी भी आपने नहीं जाना। कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उसको आपको फॉलो करना है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको आगे चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपने सब्र नहीं है तो आप कंपनी की या बॉस के साथ लॉयल्टी अपनी ख़राब करेंगे तो आप अपना रिकॉर्ड, अपना करियर उस प्रेमिसेस के अंदर ख़राब कर देंगे। आगे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवॉइड दिस इन क्यूसी डिपार्टमेंट, स्पेशली टेस्टिंग से है और कुछ बिहेवियर सेवा से भी है। तो इनसे आपने बचना है अगर आपने अपने करियर को सेट रखना है, क्यूसी में काम करना है, तो ये चीज़ अपने अंदर लेके आनी। वीडियो का एंड करते हैं। होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।